Hello everybody. So we're starting with the concepts. पहले हम थोड़ा सा concept review करेंगे और उसके बाद we'll do some past paper questions. Important questions, very important questions because आपका जो test है वो primarily इन questions से बनेगा. 80% of the test will be from those questions. So make sure that you pay attention to the concept and the questions. ठीक है. पहला concept ये है work done. I'm sure you know about it. ये हम क्लास में पहले भी कर चुके हैं. What is work done? Work done is when you take a force and you multiply it with the displacement with that is in the direction of force. तो इसकी definition क्या बनेगी? Force, the product of force and the displacement in the direction of force. Product of force and displacement in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी कॉल्ड वर्क. बहुत आसान सी डेफिनेशन है. डब्ल्यू फार्मूला अगर आप इसका देखेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो वाली जो फोर्स के पैरेलल हो, फोर्स की डायरेक्शन में हो. ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो एफ मल्टीप्लाई बाय डी या एफ मल्टीप्लाई बाय एस भी कह सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. इसका यूनिट अब देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन्स एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, कोई भी लेंथ हो उसका यूनिट मीटर्स होता है, राइट? तो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर, इसका जो यूनिट होगा वो या तो आप कह सकते हो न्यूटन मीटर है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसकी यूनिट जो है वो जूल्स है. ठीक है, इसको ऐसे नहीं कर देना न्यूटन मीटर या जूल. इसको ऐसा, ये तो ऐसा लगता है कि न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय जूल लिखा है. ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करना. दूसरी बात ये है कि इट्स न्यूटन मीटर्स और जूल्स. इट्स नॉट न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर वाली मिस्टेक नहीं करना. न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर नहीं कर देना इसको. इट इज नॉट न्यूटन पर मीटर. ये वाली मिस्टेक नहीं करना प्लीज. ठीक है, न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर, नॉट न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर. ठीक है, तो पहली तो बात तो ये हो गई. ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक एंड प्रीटी बेसिक आइडिया ऑफ वर्क. तो इसके बाद नेक्स्ट जो आइडिया है वो उसको ले लेते हैं. फॉर वर्क टू बी डन ऑब्जेक्ट शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एक कॉन्सेप्ट है जो कि ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसका मैं वो दिखा देता हूँ पहले. एक होता है वर्क डन बाय द फोर्स, दूसरा होता है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स. एक होता है वर्क डन बाय अ फोर्स, एक होता है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स. ठीक है, कब होता है वर्क डन बाय अ फोर्स? वर्क डन बाय अ फोर्स तब होता है व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स कब होता है? व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, और मैंने इस पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में टू द राइट, और ये बॉडी मूव करके इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया एस, और इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद बॉडी जो है वो एक दूसरी जगह पर आ गई. फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी आ गई यहाँ पर. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखो, फोर्स की भी डायरेक्शन टू द राइट थी और बॉडी का मोशन भी है टू द राइट है. तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय फोर्स कब होता है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. फोर्स एंड displacement are in same direction. ठीक है, that's when you have work done by the force. इस वक्त जो work done होता है वो by the force होता है. अच्छा, what is work done against a force? वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स ये होता है कि आप फोर्स लगा रहे हो एक डायरेक्शन में लेकिन बॉडी जा रही है दूसरी डायरेक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन बहुत इस तरह से आता है कि एक बॉडी को आप लेके गए हाइट के ऊपर. ठीक है, एक बॉडी को आप लेके गए, फॉर एग्जाम्पल बॉडी पहले यहाँ पे थी, आप उसको लेके गए यहाँ पे. ठीक है, सेम बॉडी एंड यू टुक इट टू अ सर्टेन हाइट, उठा के आप ले गए यहाँ पे. अब आप उस बॉडी ने एक हाइट कवर की, फॉर एग्जाम्पल एक हाइट, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक हाइट होगी. नाउ अब ये पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी. ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि
आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो दैट विल बी द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये एक उसकी बहुत क्लासिक एग्जांपल है। तो वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स कब होता है? व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैं ये बात यहाँ पे कॉपी करके और सेम की बजाय मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो आइडिया हो गया वर्क के बारे में। आई होप कि ये बहुत आसान सा आइडिया है। मैं इसकी जल्दी से एग्जांपल करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछूं कि एक बॉडी है ये, और उसको आप स्लोप पे लेके गए। ठीक है, दिस इज अ बॉडी, बल्कि ये एक स्लोप है, और इस स्लोप पे मैंने एक बॉडी को, ये एक मास है, शुरू में यहाँ पे था वो मास, और इसको मैं लेके गया यहाँ तक, यहाँ पे ले आया मैं। ठीक है, सच दैट कि इस बॉडी की जो ये वाली हाइट है वो 12 मीटर्स है, और ये वाली जो हाइट है, साइड वाली हाइट, ये 13 मीटर्स है। ठीक है, तो आपने बताना है बॉडी का वेट जो है वो 100। ठीक है, बॉडी का वेट ऑफ द बॉडी, मतलब इसका जो वेट है वो 100 न्यूटन है। ठीक है, और आपने ये बताना है, और इसकी जो फ्रिक्शन लग रही है इस पे, ऑफ कोर्स वेट जो है इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, यू नो दैट। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, जबकि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा बैकवर्ड एक्ट करती है। ठीक है, अगर मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन जो है इट ऑलवेज एक्ट्स बैकवर्ड्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसकी 20 न्यूटन है। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट विच इज एनर्जी। एनर्जी मैंने क्या बताया था? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, मतलब द एबिलिटी टू डू वर्क। आप में एनर्जी नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू डू वर्क। सुबह सुबह उठते हो, एनर्जी नहीं होती है, लेकिन नाश्ता करते हो तो एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब एनर्जी रिसोर्सेज आपको बताऊंगे कि एनर्जी का यूनिट, अगेन द यूनिट ऑफ द एनर्जी इज द सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क। जो वर्क का यूनिट होता है वही एनर्जी का यूनिट होता है, विच इज जूल्स। इसको जॉल्स नहीं पढ़ना, इट इज जूल्स। द एबिलिटी टू डू वर्क, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, फिर हमारे पास आती है बहुत एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं। वी हैव सम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, आपको पता ही होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होती हैं जो दैट कैन बी रीयूज्ड वंस एक्सप्लॉइटेड। आपने एक दफ़ा इसे एक्सप्लॉइट कर लिया, आपने एक दफ़ा उसको यूज़ कर लिया, तो आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज दैट कैन बी रीयूज्ड वंस एक्सप्लॉइटेड, resources that can be reused once exploited, while non-renewable energy sources की होती है resources that cannot be reused once exploited। आपने एक दफ़ा उनको रीयूज एक्सप्लॉइट कर लिया, इसका मतलब ये कि एक दफ़ा अगर आपने उनको इस्तेमाल कर लिया तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। दैट इज द आइडिया। ठीक, दैट अब आपको ये भी पता होगा, इनके एग्जांपल्स भी पता होंगी। For example, some examples of renewable energy sources are solar energy, wind energy, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। टाइड से जो हमें एनर्जी मिलती है, टाइडल बोलते हैं उसको, या वेव्स वाली एनर्जी भी बोलते हैं उसको, वाटर वेव्स की। जियोथर्मल एनर्जी, आपने नाम सुना होगा, जियोथर्मल। जियोथर्मल से मुराद सन के अर्थ के अंदर की जो हीट है वो हम यूज करते हैं। और बायोगैस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, दिस इज ऑल्सो रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जो फॉसिल फ्यूल जो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं सच एज ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोल। ठीक है, इस तरह से जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, दिस इज ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल, बिकॉज एक दफा आप न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर लो तो यू कैन नॉट रीयूज इट। इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। नॉन रिन्यूएबल का एडवांटेज मोस्टली इनका एडवांटेज ये होता है कि
इनका एडवांटेज ये होता है कि ये ऑलवेज वंस यू एक्सप्लॉइट देम, एक दफ़ा आप इनको ज़मीन से निकाल लेते हो, एक दफ़ा ये यूजेबल फॉर्म में आ जाए तो इट्स ऑलवेज अवेलेबल, राइट। फॉर एग्जांपल गैस एक दफ़ा आपने ज़मीन से निकाल ली तो वो, और आपने स्टोर कर ली, पाइपलाइन में मौजूद है, तो यू कैन यूज़ इट इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, जब आपका दिल करे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज अवेलेबल। जबकि इफ यू लुक एट द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इनकी अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है, राइट। सोलर की, सूरज होगा तो आएगी। जियोथर्मल भी, इसकी अवेलेबिलिटी जगह पर डिपेंड करता है। ठीक है, विंड एनर्जी, हवा चलेगी तो विंड टर्बाइन चलेंगे, राइट। बट इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी शेकी होती है, दे नॉट ऑलवेज अवेलेबल। बट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का फायदा ये है कि हर वक्त अवेलेबल होता है। ठीक है, दूसरा फायदा ये है कि इनकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई एनर्जी डेंसिटी, हाई एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि थोड़े से फ्यूल में ज्यादा एनर्जी होती है। अब सोलर को आप 1 घंटा अगर सोलर प्लेट्स को लगा के रखोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको हो सकता है उतनी एनर्जी मिले जितना आपको 1 किलो पेट्रोल से मिल जाए, राइट। तो एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, आपको ज्यादा सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी जो है वो, उसकी डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की एनर्जी डेंसिटी होती है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल में ज्यादा एनर्जी। ठीक है, तो दैट्स दैट। फिर आपको कुछ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी भी हम देख लेते हैं। एनर्जी जो है वो दो किस्म की होती है। बहुत सारी किस्म की होती है, लेकिन जिन दो के बारे में हम बात करेंगे फिलहाल, वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको आता होगा। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। और इसका फार्मूला भी आपको आता ही होगा। ई, इसके नीचे छोटा सा के लिखते हैं, विच मीन्स इट्स काइनेटिक एनर्जी, और एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एम जो है मास है, वी जो है वो वेलोसिटी है, और ई के इज द काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, देयर इज मास, देयर इज वेलोसिटी एंड देयर इज काइनेटिक एनर्जी। तीनों तीनों में से कोई भी दो चीजें मिसिंग हो सकती हैं, और तीसरा आपको फाइंड आउट। फॉर एग्जांपल, आपको हो सकता है एनर्जी गिवन हो, मास गिवन हो, वेलोसिटी आपको निकालनी हो सकता है, आपको वेलोसिटी गिवन हो, मास गिवन हो, एनर्जी आपको निकालनी पड़ जाए। ठीक है, तो एनी टू कैन बी गिवन एंड थर्ड कुड बी मिसिंग, यू हैव टू फाइंड आउट दैट थर्ड मिसिंग वेरिएबल। इसके बाद जो टाइप ऑफ एनर्जी है, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम नॉर्मली जीपीई भी कहते हैं, शॉर्ट हैंड में, जीपीई। इट द बॉडी ऑफ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। जितना आप हाइट पे लेके जाएंगे, जितना ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे, उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इफ इट्स एट द सरफेस लेवल, एट ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड पे इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। ठीक है, लेकिन इफ यू टेक इट टू अ सर्टेन हाइट, तो वो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर हो जाएगी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई, ई विच मीन्स पोटेंशियल एनर्जी is equal to mgh. m is the mass of the body, g जो है वो नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, या इसका दूसरा यूनिट भी होता है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आई थिंक वी डन विद द कॉन्सेप्ट। अब हम जल्दी जल्दी से पास्ट पेपर के क्वेश्चंस यहाँ पे डालते हैं और उनको करना शुरू करते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज है हमारे पास, जो जिस ईयर के एमसीक्यू है वो ईयर भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसको देख लो आप। An object being pulled along horizontal ground, एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक टब्स है, और आप इसको पुल कर रहे हो इस तरह से ग्राउंड। ठीक है, आप इस तरफ तो आप पुल कर रहे हो तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, उसका वेट डाउनवर्ड है, और कांटेक्ट फोर्स जो है वो अपवर्ड है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। द डायग्राम शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। Which force is multiplied? अब गौर से पढ़ो क्वेश्चन। The question says which force is multiplied by the distance? किस फोर्स को मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं? कौन सी वाली फोर्स होगी जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं डिस्टेंस से, तो किसके बराबर हो जाए? टू कैलकुलेट द वर्क, तो उससे क्या आ जाए हमारे पास? कैलकुलेट वर्क डन आ जाए। मैं ऊपर आई थिंक एक बात बताना भूल गया हूँ, इन दैट इज कि एनर्जी में ये बात याद रखना है आपने कि हमेशा वर्क डन जो है वो बराबर होता है एनर्जी ट्रांसफर की, यानी जितना भी आप बॉडी पे वर्क करते हो वो उसके अंदर एनर्जी बन के
स्टोर हो जाता है। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे if you look at the question says which force is multiplied by the distance to move to calculate the work done। अब वो वर्क डन किस चीज में कन्वर्ट हुई, टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अ, अगर हमने बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है, राइट, फ्रिक्शन फोर्स से तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगी, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन से तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, राइट, वेट से भी नहीं हो रही, बिकॉज अब नीचे तो नहीं जा रहे। तो फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में लगता है। ठीक है, और ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग टू द राइट, विच मीन्स कि बॉडी की जो है वो मोशन की डायरेक्शन ये है। ठीक है, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग टू द राइट, ऑफ कोर्स जिस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में मोशन आ रहा है, आप वो वाली फोर्स लेंगे तो कौन सी वो फोर्स होगी, वो होगी पुलिंग फोर्स। ठीक है, विच फोर्स विल मूव द बॉडी टुवर्ड्स द राइट, जब बॉडी मूव करेगी तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इन चारों में से आंसर कौन सा वाला होगा, पुलिंग फोर्स। ठीक है, आई होप ये इजी था। ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रॉक ऑफ मास 20 kilograms इज ट्रैवलिंग इन स्पेस एट द स्पीड ऑफ 6 meters per second, what is its kinetic energy? ठीक है, अब वी टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, नॉट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती तो वो जीरो होती। ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू स्पेस में जीरो होती है। आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। जब जी भी जीरो हो जाएगा स्पेस में, तो पूरी की पूरी एनर्जी, आप जितना मर्जी बड़ा मास हो, जब जी के जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जितनी भी ज्यादा हाइट हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। बट वी नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हियर, वी टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी हियर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, mv² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मास कितना है, 20 किलोग्राम है, तो यहाँ पे 20 लिख दूंगा मैं, मल्टीप्लाइड बाय वी, वी इज द वेलोसिटी, 6 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको कर सकते हो। मेरा ख्याल ये है कि इसका आंसर आएगा 360, इसका आंसर आना चाहिए, बिकॉज 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 को या 10 हो जाएगा, करा लेते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, और 10 × 6 के स्क्वायर 36 होता है, तो इट विल बी 360 जूल्स। ठीक है, तो 360 जूल्स इसका आंसर है। Okay, we have question number 3, which shows which row shows an advantage and a disadvantage of using nuclear fuel। अब न्यूक्लियर फ्यूल याद आ रहा है, कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी है, न्यूक्लियर फ्यूल इज द नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अभी मैंने ऊपर लिखवाया है थोड़ी देर पहले कि ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं लिखा हुआ एक एडवांटेज है कि रिन्यूएबल रिन्यूएबल, तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, बिकॉज दिस एनर्जी सोर्स इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अच्छा, फायदा क्या है इसका, इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूल को हम जलाते नहीं है, बर्न नहीं करते, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये ए और बी यहाँ पे सही लग रहे हैं एडवांटेज के। डिसएडवांटेज में ये है कि इट ओनली वर्क्स इन सम वेदर कंडीशंस, ये गलत होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल अगर आपने ज़मीन से निकाल लिया तो उसके लिए वेदर की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत होगी। इसका एडवांटेज तो सही है लेकिन डिसएडवांटेज गलत है। ठीक है, तो क्या बचा आंसर ए, इट प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव वेस्ट। यस, इसका जो वेस्ट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, इट इज एक्चुअली हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, तो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, लेट्स लुक टेक अ लुक एट द फोर्थ एमसीक्यू, व्हिच रो गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन एंड द यूनिट ऑफ वर्क डन। डेफिनेशन, सबसे पहले चीज हम आज के लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी है। डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन क्या है, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पावर होता है, आपको याद आ रहा होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम है, ये पावर का फार्मूला है, ये वर्क डन का फार्मूला नहीं है। तो एयर भी दोनों काट दो। ठीक है, सी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो मुझे सी और डी में से कोई एक सही है। अब यूनिट पर आते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो इसका यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर नहीं। अगर आपने न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर कर दिया तो ये यूनिट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी गलत है एंड ऑप्शन सी इज
the correct option. Right, let's move on to the fifth MCQ. ये पांचवा MCQ है. A cyclist uses the brakes on a bicycle. ठीक है? एक बाइसाइकिल चलाते चलाते उसने ब्रेक लगाई. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द काइनेटिक स्टोर टू द थर्मल स्टोर. ठीक है, अब देखो जब आप ब्रेक लगाते हो तो जहां पे जिस टायर के जिस पोर्शन पे ब्रेक लगती है फॉर एग्जांपल, वो पोर्शन हीट अप हो जाता है. क्या हो जाता है यहाँ पे? हीट प्रोड्यूस हो जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी. किस फोर्स से कन्वर्ट हो रही है? वो फोर्स है फ्रिक्शन, बिकॉज टायर और ब्रेक के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और इस फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है. तो दैट इज फ्रिक्शन. उसका मास नहीं है, उसका थ्रस्ट भी नहीं है और उसका वेट भी नहीं. इट्स एक्चुअली द फ्रिक्शन. जब तक ब्रेक नहीं लगाओगे जब तक हीट प्रोड्यूस नहीं होगी. राइट. तो इसका मतलब ये है कि ब्रेक लगाने से प्रोड्यूस हो रही है. तो इट एक्चुअली मीन्स इज कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट द सिक्स्थ एमसीक्यू. An object of mass 5 kilogram is moving at a constant speed. तो ये ऑब्जेक्ट का मास है m is equal to 5 kilograms and it has a 10 joule kinetic energy. अब मैंने क्या बताया था कि kinetic energy में तीन चीजें होती हैं, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू. तीन चीजें होती हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है, मास होती है और वेलोसिटी होती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास भी गिवन है, आपको उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है. ठीक है, लेट्स पुट इन द नंबर्स. काइनेटिक एनर्जी 10 है. 10 इज इक्वल टू मास कितना है? 5 मल्टीप्लाइड बाय वी मुझे नहीं मालूम, जस्ट पुट इट एज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू. टू यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 10 मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर. 10 टू ज़ा 100 इज इक्वल, 10 टू ज़ा 20, क्या 100 क्यों बोल रहा हूँ मैं? 20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर. 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर. 20 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? 4 होता है. 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर. स्क्वायर रूट ले लोगे दोनों साइड्स पे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा यहाँ पर? वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, आपको मैथ्स के सर ने बताया होगा 2 होता है. ठीक है, तो क्या बचेगी? वेलोसिटी वुड बी 2 meters per second. एंड द आंसर इज सी. 2 meters per second या 2.0 meters per second, एक ही बात है. ठीक है. Okay, let's move on to the seventh MCQ. A wind-up radio is used in areas where the mains electricity is not available. जहां पर मेंस इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती, वहां पर एक वाइंड अप रेडियो यूज करते हैं. वाइंड अप रेडियो होता है कि आप उसको मूव करते हो, उसके अंदर का कॉइल, तो उससे रेडियो चलता है. जब आप मूवमेंट छोड़ देते हो तो रेडियो भी बंद हो जाता है. ठीक है, तो इसको बिजली की जरूरत नहीं होती, आप मैकेनिकल एनर्जी से इसको चलाते हैं. अ पर्सन वाइंड्स, मम्मी वो है पीछे कैमरा. A person winds a spring in the radio using the handle. When the spring unwinds, it takes a small coil to rotate in a magnetic field. Which energy transfer is not useful for this radio? ठीक है, इसमें से कौन सी एनर्जी ट्रांसफर यूजफुल नहीं है? आपने रेडियो को वाइंड किया, घुमाया, और जब रेडियो का स्प्रिंग अनवाइंड होगा तो उससे एक कॉइल मैग्नेट के बीच में घूमेगा. फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि यहाँ पे छोटे छोटे से मैग्नेट लगे हुए हैं और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसके अंदर एक छोटा सा कॉइल है जो घूमेगा इसके अंदर. ये कॉइल जब रोटेट करेगा तो छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उससे रेडियो चलता है. ठीक. अब इसमें कौन सा एनर्जी यूज ऐसा है जो आपके काम का नहीं है? ठीक है, अब गौर करो. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो आपके काम की है, बिकॉज उस काइनेटिक एनर्जी से ये कॉइल घूमेगा. ठीक है, तो ये तो आंसर गलत हो गया. केमिकल एनर्जी, आपकी बॉडी की केमिकल एनर्जी से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस, एक्चुअली जो बताया था उसकी एनर्जी स्टोर है कौन कौन से? आपकी बॉडी की केमिकल एनर्जी थी. ठीक है, आपने उससे कॉइल को वाइंड किया, आप काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई. राइट. उससे आपने कॉइल को वाइंड किया, जब कॉइल को घुमाते हैं तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब कॉइल को आप छोड़ते हैं तो उससे कॉइल रोटेट करता है, क्योंकि दोबारा काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बेसिकली साउंड में कन्वर्ट होती है. साउंड जो है वो उसका यूजफुल
या ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी फिलहाल यहाँ साउंड में कन्वर्ट होती है वो, और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसमें आपके काम की एनर्जी स्टोर कौन सा है? आपको तो रेडियो की आवाज सुननी है ना, तो साउंड एनर्जी आपको चाहिए, राइट? तो ये यूजफुल है। ठीक है। क्या यूजफुल नहीं है? थर्मल एनर्जी जो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हुई, वो आपके काम की एनर्जी नहीं। तो दिस इज नॉट यूजफुल। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी से जो थर्मल एनर्जी में गए हैं हम, ये वो एनर्जी का प्रोसेस है जो यूजफुल नहीं है। ठीक है। बाकी का इसके अलावा जो है वो यूजफुल है। केमिकल एनर्जी से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने वो की है, दैट इज ऑल्सो यूजफुल। तो आज ये आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज हम वी टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ट्रांसफर विच इज नॉट यूजफुल। काइनेटिक एनर्जी से जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये यूजफुल है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम्स इज पुश्ड अप अ स्लोप, ये मेरा ख्याल ये है कि ये एट्थ एमसीक्यू है। An object of mass 5 kilograms pushed up a slope at a steady speed of 2 meters per second. Which calculation gives the gravitational potential energy? Gravitational potential energy बराबर होता है mgh के, राइट? मास कितना है बॉडी का? 5 किलोग्राम, तो मैं 5 कर दूंगा मल्टीप्लाइड बाय एन की, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है? 3 मीटर्स हाइट है। तो 5 × 9.8 मल्टीप्लाई बाई 3, कौन सा है? ये भी गलत है। 5 × 9.8 मल्टीप्लाई बाई 3 जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो है वो गलत है। ठीक है। यहाँ पे गलत इसलिए कि बिकॉज 5 भी सही है, 9.8 भी सही है, लेकिन इन्होंने हाइट नहीं ली बल्कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लिया 8। ठीक है, जो कि गलत हो गया। आपने वर्टिकल डिस्टेंस लेना है, वर्टिकल हाइट लेनी है। ठीक है। सॉल्व नहीं करना, बस आपने देखना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कौन सी मल्टीप्लिकेशन सही है। ओके। इसके बाद स्टूडेंट ऑफ मास, ये भी उसी तरह का है कि स्टूडेंट ऑफ मास 60 किलोग्राम्स क्लाइम सम स्टेप्स, ही ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स एंड अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर्स। अब आपने, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्क डन बाय अ फोर्स एंड वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स। तो आप जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स लग रही है नीचे। ये तो दिस इज वाई दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। क्या होगा? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी वर्क डन है वो बेसिकली बराबर है एनर्जी ट्रांसफर के। ठीक है। जिसको आप जितना भी वर्क डन करोगे वो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा, राइट? तो इसका जो एनर्जी ट्रांसफर है वो किसके बराबर है? mgh के बराबर है। इसका मास कितना है? 60 किलोग्राम्स। बॉय का मास जो है वो 60 है, मल्टीप्लाई बाय 9.8, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? 1.5। मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, यू विल गेट, आई थिंक यू विल गेट 882 और समथिंग। आपका आंसर जो है वो 882 आएगा। 82 आएगा, ये 880 आएगा, ऑलमोस्ट इतना ही होगा। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। तो ये था हमारे पास नाइन्थ एमसीक्यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 10th एमसीक्यू। What is method of producing electricity does not involve a turbine? कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसमें टरबाइन नहीं होता? मैंने बताया था टरबाइन ऐसा वो होता है जिसको हम मूव करते हैं, तो इसको आप किसी एक डायरेक्शन में मूव कराओगे तो इसके साथ कनेक्ट होता है, कॉइल कनेक्टेड होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखिए मैंने आई थिंक थोड़ा ब्रीफली बताया था क्लास में। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में टरबाइन होता है, हम वाटर से उस टरबाइन को मूव कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी टरबाइन होता है, हम न्यूक्लियर फ्यूल से वाटर को हीट करते हैं और फिर स्टीम से टरबाइन को रन करवाते हैं। विंड जनरेटर जो विंड मिल्स होते हैं वो भी मूव करते हैं, घूमते हैं, तो उससे टरबाइन मूव होता है। सोलर सेल्स में टरबाइन नहीं होता। अब वैसे इसके घर भी सोलर पैनल्स लगे होंगे, आपने देखा होगा कि वो सिर्फ सोलर पैनल्स लगे होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, देयर आर नो टरबाइंस। ओके। नेक्स्ट, MCQ 11। एनर्जी सोर्स, कौन सी एनर्जी सोर्स ऐसी है जो अवेलेबल होती है ओवर अ 24 आवर पीरियड? मैंने बताया था कि
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऐसी होती है विच इज ऑलवेज अवेलेबल। सोलर सेल्स रिन्यूएबल हैं, हमेशा नहीं होते। सूरज होगा तो सोलर सेल्स होंगे, वेव्स होगी तो टाइडल एनर्जी होगी, विंड चलेगी तो आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन नेचुरल गैस ऐसी ही, एक दफा आपने जमीन से निकाल ली तो इट्स ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, 12th एमसीक्यू देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। आपने एक बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को गिराया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बिल्डिंग, और इसके टॉप से आपने बॉल को नीचे गिराया। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज, जब बिल्कुल ग्राउंड पर पहुंचने से, बिल्कुल जब ग्राउंड पर पहुंची वो बॉल, तो उसकी वेलोसिटी थी 14 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, राइट। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, जब बॉल ऊपर थी तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे आई तो सारी की सारी एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैंने एक और बताया था आपको एक कॉन्सेप्ट विच इज कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जितनी की जितनी जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई वो किस चीज में कन्वर्ट हो गई, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सिंपल है, एम जी एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, वाइल काइनेटिक एनर्जी इज, जी वो, और काइनेटिक एनर्जी इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द हाइट। ठीक है, तो आपको हाइट चाहिए, हाइट यहीं पे छोड़ दो, बाकी एम और जी दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पहले से था यहाँ पे, और एम आ जाएगा और जी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल होता नजर आ रहा है कुछ। मैं इसको इससे आगे कर लेता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो क्या बचेगा, हाइट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। वेलोसिटी कितनी है, 14 मीटर्स पर सेकेंड, तो अब 14 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अगेन आपने इसको कैलकुलेटर में पुट करना है। वंस यू पुट इट इन द कैलकुलेटर तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20। ठीक है, 20 मीटर्स, अगेन कैलकुलेटर से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस आर ऑल द एमसीक्यूज फॉर एनर्जी और वर्क के सारे एमसीक्यूज थे। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि एमसीक्यूज को आपने सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज पेपर टू क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ पेपर टू के क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। A battery, a pulley, and a motor are used to lift a load as shown in figure 3.1। एक बैटरी है, एक मोटर लगी हुई है, और उसके जरिए हम इस लोड को लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। What energy, describe the energy transfers that occur as the load is lifted। तो गौर से सोचो कि सारी की सारी एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एनर्जी हमारे पास वो कौन सी है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, वो किस चीज में कन्वर्ट हो रही है, बैटरी की केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, राइट, बिकॉज ये लोड ऊपर जा रहा है ना। और जब ऊपर जा रहा है एक हाइट पे तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आपने इसको, मैंने बस हिंट दे दिया आपको, आपने लिखना है इसको खुद ये सेंटेंस बना के। A stone of mass 2 kilograms rolls off the flat roof of a building and reaches the ground with a speed of 10 meters per second। एक बिल्डिंग है, उससे एक स्टोन जो है वो रोल होते होते नीचे गिर गया ऐसे करके। ठीक है, और उसकी जो 2 किलोग्राम उसका मास है और उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड है। तो यहाँ पहुंच के उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। ऑफ कोर्स आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। स्टोन का जो मास है वो 2 किलोग्राम्स है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड थी, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, जब उसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ओवरऑल इट विल बी 100 जूल्स। ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन व्हेन इट वाज ऑन द रूफ। अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे जो एनर्जी है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है वो 100 जूल्स है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितनी की जितनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, असल में वो शुरू में सारी की सारी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी।
ठीक है। तो आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन व्हेन इट वाज ऑन द रूफ, इट इज आल्सो 100 जूल्स। ठीक है। हाइट ऑफ द रूफ आई थिंक आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। 100 है, 100 जूल एनर्जी है। मास कितना है? 2 किलोग्राम्स। ये रहा, दिस इज द मास ऑफ द स्टोन। जी की वैल्यू 9.8 होती है। हाइट, आपको हाइट चाहिए, 2 और 9.8 को डिवाइड में ले जाओ, इज इक्वल टू हाइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, वंस यू सॉल्व इट, यू विल गेट height is equal to 0.196 meters will be equal to your height। ठीक है। बल्कि नहीं, इसको आई थिंक सॉल्व कर लो सही से। 100 डिवाइडेड बाय, मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ उसको। जो हाइट होगी वो आफ्टर कैलकुलेशन 5.102 मीटर्स, इस तरह करके कुछ हाइट आएगी आपके पास। ठीक है। सो दैट्स दैट। और नेक्स्ट, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फोर्कलिफ्ट ट्रक लिफ्ट्स अ लोड विद अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। तो ये एक मास है जो 50 किलोग्राम्स का है। इसको हम लिफ्ट कर रहे हैं कितनी हाइट पे? थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 2.3 मीटर्स ऊपर लेके जा रहे हैं। कैलकुलेट द वर्क डन लिफ्टिंग द लोड। बहुत आसान है भाई। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, विच इज इक्वल टू mgh। तो वही इसका वर्क डन होगा। अगेन वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, पता है ना ये बात? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड। ठीक है। तो आप सिंपली कर दोगे कि जीपी, इसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर्ड है, mgh मैं ज़्यादा वो नहीं लिख रहा, मैं बस फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। mgh मास कितना है? 50, और g की वैल्यू 9.8, और इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2.3 यू विल गेट योर आंसर। जो नेक्स्ट है, इसके लिए आपको इसकी पावर चाहिए। ये फिलहाल ये क्वेश्चन मेरे पेपर का नहीं है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन का चूंकि थोड़ा सा पार्ट पिक किया है, तो ये क्वेश्चन में भी नहीं करा रहा इसका ये वाला पार्ट, बिकॉज इट्स नॉट रेलिवेंट एट द मोमेंट। नेक्स्ट, हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द थर्मल एनर्जी एज द लोड इज लिफ्टेड बाय द फोर्कलिफ्ट ट्रक। ट्रक से अगर आपने लोड को लिफ्ट किया तो थर्मल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुई भाई? आपको बताया कि गाड़ी के इंजन, कोई भी इंजन आप चलाते हो तो वो हीट अप होता है। क्यों? क्योंकि अंदर के इंजन के पार्ट्स में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन इन द इंजन लिख लो, या फिर बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द इंजन, इज टोटली अप टू यू। आई थिंक इट मेक सेंस। ठीक है। इसके बाद एक बुक का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। व्हाट इज द वेलोसिटी of an object of mass 1 kg that has 200 joules of kinetic energy। ये वही बात है जो आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है mv² डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, एनर्जी, मास और वेलोसिटी। आपको दो चीजें गिवन है, एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इस तरह के क्वेश्चन अभी पहले भी कर चुके हैं। 200 जूल काइनेटिक एनर्जी है, मास 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी का स्क्वायर निकालना है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर यहीं पे रहने दे रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 2। 200, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, विच इज 400 इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी जस्ट v। 400 के जब स्क्वायर रूट लोगे इट विल बी 20। ठीक है। तो वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड इज योर आंसर। ये तो बहुत ही आसान सवाल है भाई। कैलकुलेट द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 5 किलोग्राम मास व्हेन इट इज 3 मीटर्स अबव द ग्राउंड एंड 6 मीटर्स अबव द ग्राउंड। तो जब ये 3 मीटर्स अबव द ग्राउंड होगा तो mgh में मास 5 किलोग्राम ही रहेगा, ये 9.8 हो जाएगा, और हाइट कितनी है? 3 मीटर्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, मैं मल्टीप्लिकेशन अब नहीं कर रहा आपके लिए। और फिर यहाँ पे mgh दोबारा है, लेकिन अब हाइट कितनी हो जाएगी? 3 की बजाय 6 हो जाएगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर, एंड दैट्स दैट। ओके। अ लॉरी, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ थोड़ा सा और रहेगा। अ लॉरी ट्रक इज एट रेस्ट ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स ऑफ, ये ड्राइविंग फोर्स कर रही है, एंड द लॉरी एक्सेलरेट फॉरवर्ड्स, विच मीन्स कि ये एक लॉरी है
और ये इस डायरेक्शन में चल रही है, इसमें जो फोर्स लग रही है वो फोर्स लग रही है 5.4 टाइम्स 10 to the power 4 न्यूटन। ठीक है। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 280 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। डी इज इक्वल टू 280 मीटर्स। कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। वर्क डन इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लो 5.4 टाइम्स, बल्कि मैं फॉर्मूले के साथ, जब जब आता है ना कैलकुलेट, तो कैलकुलेट से पहले आपने फॉर्मूले लिखना होता है, उसके आगे इसको सॉल्व करना होता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स कितनी है, 5.4 टाइम्स 10 to the power 4, ये रही। मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है, 280। आप आई थिंक कैलकुलेटर से इसके आगे कर सकते हो, मैं आंसर नहीं लिख रहा फिलहाल। एट वन पॉइंट इन द रोड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लॉरी इज इतना एंड स्पीड इज इतना, कैलकुलेट द मास ऑफ द लॉरी। वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी, कि काइनेटिक एनर्जी में तीन चीजें होती हैं, मास, वेलोसिटी और एनर्जी। यहाँ पे आपको मास फाइंड आउट करना है, बाकी सब चीजें गिवन है। 3.2 टाइम्स 10 to the power 6 इज इक्वल टू, देर इज मास, वेलोसिटी कितना है, 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। टू को वहां जाके मल्टीप्लाई करा दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर। इसका सिंपल मतलब ये कि न्यूमरेटर रह गया, 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड करा दो, तो m विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, या फिर 12 का स्क्वायर। मैंने सिंपली इस 12 के स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आया। कैलकुलेटर का काम है आगे, आई थिंक आप खुद कर सकते हो, इतने बड़े बच्चे हो गए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट हैज अ मास ऑफ 70 किलोग्राम्स, और वो बैठा हुआ एक जेट स्की पे। इट हैज अ मास ऑफ 280 किलोग्राम्स। ठीक है, तो कंबाइंड मास कितना हो गया इसका, बल्कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जेट स्की की स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब गौर करो, इट सेज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट एंड द जेट स्की एट द स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको सबसे पहले मास चाहिए ना। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज mv² डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो यहाँ पे आपको मास चाहिए। अब मास में दो चीजें हैं, देर इज द स्टूडेंट और जेट स्की। स्टूडेंट का मास कितना है, स्टूडेंट का मास है 70 किलोग्राम्स, जबकि जेट स्की का मास है 280। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, 70 + 280 कितना होता है, 70 + 280 350 होता है। ठीक है, तो मास की जगह लगा दो 350, और उसको मल्टीप्लाई करा दो। वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। दे रीच द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, वंस यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट योर आंसर। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। कुछ समझ में ना आया हो तो यू कैन ऑलवेज लीव अ टेक्स्ट इन द गूगल क्लासरूम, लीव अ कॉमेंट इन द गूगल क्लासरूम, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, गुड लक फॉर योर टेस्ट।